4th यूनिट कवर करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग ये सब्जेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जाम है, ठीक है। तो SOL का पूरा सिलेबस है जिसमें से मैं आपको कवर कर रही हूँ। लास्ट मोमेंट में क्या करना है, सी इफ यू हैव द क्लू ओवरऑल द यूनिट डेफिनेटली यू विल गो थ्रू दैट, है ना। अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम प्रिटी श्योर। सारा गेम है कॉन्फिडेंस का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 4th यूनिट से। टोटल 5 यूनिट है और इस 4th यूनिट में सिर्फ लेसन 1 है, सिर्फ एक ही लेसन है, ठीक है। तो ये लेसन क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो रिसोर्सेज है उसका मोबिलाइजेशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अंदर आपको क्या समझना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कंसेप्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। समअप हो जाएगा उसके बाद। चलिए इंट्रोडक्शन में अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में समझना है तो ये कैसा प्रोसेस है कि भाई सबसे पहले आप रिसोर्सेज को ऑब्टेन करेंगे, फिर उसके बाद यूटिलाइज करेंगे इस तरीके से कि आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके, है ना। कि भाई कोई भी रिसोर्स अगर आपने जो भी रिसोर्स आपने अरेंज किया है उसका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ना कि अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है जी। अब रिसोर्सेज में कोई भी रिसोर्स हो सकता है, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो, एनीथिंग इट कुड बी, ठीक है। जब भी आप बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है रिसोर्सेज, ठीक है। आपका कैपिटल आता है कि भाई सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, एक आपको रूम हायर करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फैक्ट्री के लिए आउटलेट हायर करना है, तो सबसे पहले आता है फाइनेंस रिसोर्स, ठीक है। अब वो फाइनेंस रिसोर्स आप कहाँ कहाँ से यूज़ करेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे, अगेन अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब पैसा आप उधार लेंगे तो आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। अब उस उधार लिए पैसे से आप कितना व्यापार, उसको कितना मोबिलाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कि आपका रिटर्न वैल्यू ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द कॉस्ट फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे आपको रिसोर्सेज के अंदर जो भी रिस्क फैक्टर छुपे होते हैं वो भी आपको मेजर करने होते हैं एक एंटरप्रेनर को, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, न्यू रिसोर्स को एक्वायर करना और ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अंदर सिर्फ ये नहीं है, नया पुराना दोनों ही है। आप नया रिसोर्स कहाँ से लेंगे, बाहर के सोर्सेज से, और जो आपके पास एग्जिस्टिंग है उसका ऑप्टिमाइज आप उसको किस तरीके से फुल यूटिलाइज करेंगे। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज अ multifaceted process that encompasses obtaining new resources from external sources and optimizing the use of existing resources, ठीक है जी। It is very crucial element of business development, strategic planning and ensuring the sustainability and growth of an organization। पता है जब भी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने के लगती हूँ या फिर आप लोगों को समझाने लगती हूँ ना, तो इससे मैं खुद प्रेरित होती रहती हूँ, मतलब खुद मोटिवेट हो रही हूँ, खुद समझ रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन स्टार्टअप। तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि रिसोर्सेज को किस तरीके से, इसका हर एक थ्योरी प्रैक्टिकल हो सकता है व्हेन यू अप्लाई ऑल दिस स्टफ इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज नॉट ओनली दी ऑप्टिमाइजिंग और एक्वायरिंग द न्यू रिसोर्सेज बट ऑल्सो द यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो एंटरप्रेनर को सबसे पहले वो अपना क्या सोचता है, भैया कहाँ कहाँ से अरेंज करेगा। सबसे पहले उसके पास खुद का पर्सनल सेविंग कितना है, उसके बाद वो ढूंढेगा लोगों से, इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर में सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर आता है, यानी कि उसके खुद के जान पहचान वाले भाई बंधु हो गए, मम्मी पापा हो गए। फिर आता है प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट। ये वो लोग होते हैं जिनका काम ही होता है पैसा देना, पैसा लगाना, निवेश करना नए नए स्टार्टअप्स में, जैसे कि बायजूस। अभी तो बायजूस डूब रहा है, वाइंड अप होने वाला है, ठीक है, बट खैर कोशिश की जा रही है उसको बचाया जाए, बट अभी उसके हालात सही नहीं है। अब आप और स्टार्टअप ले सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी एडटेक कंपनीज, ठीक है। एजुकेशन जो कंपनीज हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो इनको बाहर से फंडिंग आता है ना। तो जब फंड आएगा तो इन रिटर्न दे विल डेफिनेटली आस्क और डिमांड फॉर द शेयर इन द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो अपना ऑनरशिप भी लेंगे। तो ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। बैंक से लोन लिया जाता है। उसके बाद आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज।
तो ह्यूमन रिसोर्स में आप क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बाहर के स्किल्डफुल एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि निवेशक जो होते हैं ना, इन्वेस्टर्स, वो भी आपके स्टार्टअप में तब इन्वेस्ट करेगा जब पहले वो रोल मॉडल देखेगा, वो देखेगा आपकी कंपनी में करने वाले लोग कौन से हैं. इफ़ दे आर स्किलफुल, डेफिनेटली कंपनी विल गो अप गो टू दी हाई रिच. अगर उसके पास एम्प्लॉयज़ ही डल हैं और स्किलफुल नहीं है, टैलेंटेड लोग नहीं हैं, तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो कभी कर ही नहीं पाएगा. तो ऐसी कंपनी, ऐसे बिजनेस मॉडल्स में इन्वेस्टर्स विल नेवर इन्वेस्ट. ये भी एक तरीका है कि इसलिए हायरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होती रहती है और बहुत टैलेंटेड लोगों को हायर किया जाता है टू शो द इन्वेस्टर्स लाइक हाउ दे आर रिक्रूटिंग इन द कंपनी टू प्रोड्यूस और टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर. ठीक है. फिजिकल रिसोर्सेज में ऑफिस का वर्क स्पेस हो गया, इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आते हैं, नॉलेज एंड स्किल्स, सोशल एंड रिलेशनशिप ऑनरशिप में क्या क्या रिसोर्सेज में आता है कि भाई आप कैसे रिसोर्सेज को कल्टीवेट करेंगे, रिलेशनशिप एक अपने इंडस्ट्री पीयर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, टू गेन सपोर्ट, इंसाइट एंड अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है. आपको मार्केट में बने रहना है तो कंपटीटर से भी बनाए रखना है. ठीक है, तो नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है. पार्टनरशिप में अगर हम बात करें, दूसरे के साथ आपको पार्टनरशिप करना है, दूसरे बिजनेस के साथ जुड़ना है, तो वो भाई म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए. एंड फॉर दैट यू हैव टू शेयर द रिसोर्सेज अमंग देमसेल्व्स. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ रिसोर्स. ठीक है. एफिशिएंट टाइम एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टीम टू मैनेज टाइम टू प्रियोरिटाइज टास्क, सेट गोल्स एंड मीट डेडलाइंस. ठीक है. फिर डेलीगेशन आता है कि भाई आपको टीम मेंबर्स को, या आप आउटसोर्स कर रहे काम, यू हैव टू डेलीगेट द टास्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. अडेप्ट टू चेंज. जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है या फिर आपका बिजनेस होता है, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है फैक्टर कि भैया अनसर्टेनिटी, रिस्क फैक्टर छुपा ही रहेगा, हर वक्त एक जैसा नहीं रहेगा. तो उसके लिए आपके जो रिसोर्सेज हैं उसमें एलोकेशन ऐसा फ्लैक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप जैसे भी मार्केट में कुछ भी चेंज आए, अकॉर्डिंगली यू विल एबल टू चेंज और एलोकेट योर रिसोर्सेज. ठीक है. मार्केट इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट. रिसोर्स मोबिलाइज करना है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दी रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, कि आपको हमेशा मार्केट में क्या चल रहा है, यू हैव टू अपडेट विद द मार्केट ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंसेस, इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स, ताकि आप अपने जब रिसोर्स को एलोकेट करें उस तरीके से करें कि आपका बिजनेस आगे तरक्की करे. बिजनेस प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस प्लान ही होता है जो आपको जो रिसोर्सेज होता है उसको अट्रैक्ट करता है. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जितने भी होते हैं वो हमेशा तभी अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पाएंगे जब उनका बिजनेस प्लान उतना सॉलिड होगा. ठीक है. तो आपको हमेशा रिसोर्सेज को रेगुलर असेस करना है, एडजस्ट करना है, फ्लैक्सिबिलिटी रखना है. अब आपको मान लीजिए आपने हायर किया किसी एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, अचानक से टास्क बढ़ जाते हैं, तो आपके पास एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए मल्टीटास्किंग कि वो दूसरे काम को भी कर सके या अडेप्ट टू चेंज हो सके. ठीक है. प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन अगर हम बात करें तो ये एक साइकिल है जो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, उसके बाद एंड होते होते ऑप्टिमाइजिंग, फिर कंट्रोलिंग तक ख़त्म होता है. तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड. प्लानिंग फेस आएगा कि आपको भैया कौन से रिसोर्स की ज़रूरत है, कितने रिसोर्सेज चाहिए, मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, पैसा कितना लगेगा. फिर आप प्लान करेंगे कि आप रिसोर्स को कहाँ से एक्वायर करेंगे. ठीक है. फिर आप इवैल्यूएट करेंगे चैलेंज और रिस्क को जो आपके साथ रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन रिसोर्स के साथ एसोसिएट रहेंगे. ठीक है. फिर आपका आता है स्टेक होल्डर एनालिसिस. अब कोई अगर इन्वेस्टर आप पे पैसा लगा रहा है तो भैया उसका कितना स्टेक बनता है, उसको कितना रिटर्न में आपको पैसा देना होगा. पता चले कि आपने थोड़ा रिसोर्स लिया लेकिन उसको रिटर्न ज़्यादा दे दिया तो घाटे में जाओगे आप. ठीक है. एक्टिंग फेज क्या होता है, एग्जीक्यूट. जो भी रिसोर्स प्लान आपने सोचा है, नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट, यू हैव टू इम्प्लीमेंट. जहाँ जहाँ से रिसोर्स आपने प्लान किया था यहाँ से एक्वायर करेंगे. नाउ द टाइम कम व्हेन यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर प्लानिंग. Communication and engagement, very important. You have to engage with the stakeholders effectively. Communicate the organization's goals, missions and specific needs for the project. ठीक है. जिसके अंदर फंड रेजिंग कैंपेन हो गया, पार्टनरशिप डेवलपमेंट हो गया,
कम्युनिटी आउटरीच हो गया, ये सारी चीज़ें आती है। अडेप्टेबिलिटी आपको मैंने समझा दिया। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, लास्ट पर जो स्टेप होगा वो यही है कि भाई आप कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस को, जो भी रिसोर्सेज है आपके कितना वो उसका प्रोसेस कितना इफेक्टिवली चल रहा है, यू नीड टू मॉनिटर एवरी स्टेप। रिफ्लेक्शन फेज, assessment of outcomes, it reflects on the outcomes and results of the resource mobilization efforts which assess whether the organizations achieved its goals or not, ठीक है। लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, आइडेंटिफाई लेसन लर्न फ्रॉम द रिसोर्स मोबिलाइजेशन साइकिल। अब आपको ये देखना है कि आपका रिसोर्स में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ आपने उसको एलोकेट ठीक से नहीं किया, यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू इम्प्रूव योर रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। उसके बाद फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इनटू प्लानिंग फेज, कि भैया अगर मेरा फीडबैक बैक आता है, ख़राब आता है, तो मुझे उसको सुधारना भी होगा, तो डेट ऑल्सो कम्स इन एडवांस। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग फेज फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ताकि वो स्कोप रहे कि आप उसमें क्या चेंजेस लाएंगे। देन डॉक्यूमेंट द इंटायर रिसोर्स मोबिलाइजेशन साइकिल इंक्लूडिंग सक्सेस, चैलेंजेस एंड लेसन्स लर्नड। This documentation serves as a valuable source for the future planning and reference, ठीक है। Now you have this topic socio economic support system। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके सक्सेस छुपी हुई है एंटरप्रेनर्स की, वो डिपेंड करती है बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, जिसका आपका सोशो इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल सभी फैक्टर्स मौजूद है। अगर हम सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, दिस इज़ वेरी क्रूशल फैक्टर, क्योंकि ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ना। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आता है एंटरप्रेन्योर्स के बीच में इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे वो मीट करें, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जहाँ पे है वहाँ पे सोसाइटी का कोई लॉस ना हो, है ना। तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, इसमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सोशल फैक्टर्स आता है जिसके अंदर कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, रिलेशनशिप है, ये सब आएगा। इकोनॉमिक में लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ आ जाएगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये आपको इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स दोनों को मैनेज करना है। सोशल सपोर्ट की बात करें तो उसके अंदर 5 डायमेंशंस आते हैं। इमोशनल सपोर्ट आएगा, आपका फैमिली सपोर्ट, एस्टीम सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट कितना है, इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट कितना है। यहाँ पे हम ज़्यादातर मात खाते हैं इंडियंस, ठीक है, ये बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनेंशियली स्कोप जो होता है, जैसे कि मान लीजिए नाबार्ड है, जितने भी ये बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लेती है सरकार, वो टू बूस्ट दी स्टार्टअप्स, इसमें सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है। कॉपरेशन को प्रमोट करना बिटवीन रिसर्चर्स एंड प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूसिंग द रेगुलरिटी एंड कंप्लाइंस बर्डन ऑन द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। डेवलपिंग IT टूल्स फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, हेल्प इन एक्सेस टू द नेटवर्क। प्राइवेट पब्लिक सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट सिस्टम में सरकार हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का रोल हुआ, केंद्र सरकार का रोल हुआ, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम है उसमें आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। सोचो अगर इन्वेस्टर आपकी निवेश करना चाहता है लेकिन सरकार टैक्स बढ़ा दे इन्वेस्टर्स के ऊपर, तो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस प्लान में निवेश नहीं करेगा, तो वहाँ पे सरकार का रोल बनता है टू रिड्यूस द टैक्सेस ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑन दिस स्टार्टअप। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम क्या है, जहाँ पे अथॉरिटीज़, इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली पार्ट सपोर्ट करता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजरियल, टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इंडिया जैसे कंट्री में, तो वहाँ पे विदाउट सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट यू कांट रन दी ऑर्गेनाइजेशन। बीच में मान लीजिए MCD ने आपका बिजनेस ठप कर दिया, रूल्स लगा दिए, तो आपका बिजनेस बंद है, ठीक है। आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द रिसोर्स एलोकेशन और द मैनेजमेंट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सरकार का अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, जैसे कि SIDBI है, SSIB है, NABARD हो गया, SIDO हो गया, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच प्रोवाइड फाइनेंस टू दी स्टार्टअप्स, to the small scale industries to boost the finance sector for the companies, ठीक है। So with this I am concluding my session here only। ये मेरी बेटी आ गई जो परेशान कर रही है। Anyways we'll meet in the next session। Thank you।